आज से नहीं, ये वर्षों से हो रहा है अन्याय। और मैंने कार्रवाई के लिए लिखा था ऐसी कंपनियों के खिलाफ जिससे लोगों में भगदड़ मच गया था सरकार और शासन में कि अगर इस तरह से माननीय मंत्री अंकुश लगा देंगे खाद की कंपनियों पे तो भ्रष्टाचार जो है ये समाप्त हो जाएगा, तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। ये वर्षों से अन्याय के खिलाफ जब मैंने चुनौती दिया, जब आवाज बुलंद किया, तो सरकार संकट में आ गई। तो सरकार को मैंने कहा सरकार चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया। क्या सरकार चला लो? लोगों को लगता है इस राज्य के भीतर कि बिना कुर्सी की सेवा नहीं हो सकती। आज के सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेकुआ को, रजाई सिलने वाली वैसा सीधा हो जाएंगे। ये दुकान वाली नहीं, दुकानदारों वाली दुकान नहीं। एक पटना में बैठे हुए सरकारी दुकान की मैं बात कर रहा हूं, उनकी दुकान कैसे चलेगी? बड़े दुखी मन से मेरा इस्तीफा मांगने का काम किया गया था। आश्चर्य हुआ कि मेरे सवाल कौन खराब थे। हम बिहार की जनता के सामने पूछना चाहता हूं, सबके सामने मीडिया के माध्यम से, कि मेरे सवाल कौन गलत थे। अगर मेरे सवाल गलत थे तो बहस होना चाहिए बिहार में कि सुधाकर सिंह ने फला किसानों के सवाल को गलत तरीके से उठाया। कभी नहीं बहस होते हैं, कई मुद्दों पे बहस होते बिहार में देखे होंगे, लेकिन किसानों के सवाल पे लोगों को लकवा मार जाता है। बड़े नाराजगी भाव से कहा गया बिहार में बहुत बदलाव हुआ है, तो मैंने वही तो पूछा था कि बदलाव कहां है। अगर किसी क्षेत्र में कोई बदलाव हो तो मुझे दिखा दो भाई। सरकारी आंकड़े, ये आंकड़ों की भी खेती जो है ना वो अद्भुत होती है, अजीब होती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि जो कहा जा रहा है हुआ कि नहीं। लेकिन हम आंकड़े की खेती में, मैंने कहा कि हमको दिखा दो, हम मान जाएंगे नहीं। हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा था लोगों ने, तो हर खेत तक पानी कैसे पहुंचेगा? ये बिजली के कनेक्शन से पहुंचेंगे, तो बिजली हर खेत तक पहुंचाएंगे नहीं तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? 1.5 साल से सुविधाएं, बिजली विभाग एग्रीमेंट करने के लिए सुविधाएं चलाता है, जिस पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि हमको मशीन चलाना है, पानी वाला मशीन, और 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो हम डिमांड ही नहीं कर सकते बिहार में कि हमको बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो हम किस प्लेटफॉर्म के जरिए हम डिमांड करेंगे हमको पता ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये विधानसभा में भी मैंने बोला था कि हर खेत को पानी कैसे पहुंचा दीजिएगा जब आपके पास सुविधा बंद है। आप हर खेत तक बिजली नहीं पहुंचाना चाहते। 3,10,000 करोड़ में किसानों को बिजली नहीं पहुंचा, इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राज्य के भीतर नहीं पैदा हो सकती। दूसरी बात कहा गया था कि किसानों की बिहार में जोत छोटी है, और वो जोत छोटी में अलग अलग टुकड़े टुकड़े में है, चकबंदी नहीं हुआ है। तो चकबंदी नहीं होने से एक ही किसान को 5 जगह अपनी व्यवस्था करना पड़ता है। 4 मौजे में उसका खेत है तो 4 जगह उसको व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन उसको एक ही व्यवस्था से अगर कि भारत सरकार के द्वारा गठित मूल्य आयोग के सामने बिहार को स्पेशल केस के रूप में जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के किसानों को बिजली से खेती नहीं करता, डीजल से खेती करता है, तो उसकी लागत बढ़ जाती है। उसके खेतों में 5 जगह बोरिंग करना पड़ता है, इसीलिए 5 जगह उसका साधन की व्यवस्था करना पड़ता है, इसीलिए उसकी जोत की लागत बढ़ जाती है। उसके फर्टिलाइजर का लागत इसलिए बढ़ जाता है कि कभी भी उचित मूल्य पर उसको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, उसको बाजार में ब्लैक के जरिए खरीदना पड़ता है। इसके भी जोड़ लीजिए। ये तमाम ऐसे जो खर्चे हैं जो लगातार ज्यादा है। न्यूनतम मजदूरी बिहार में कितना है? मनरेगा में याद है आपको? कोई जानते हैं आप लोग? 220 रुपया। और हमारे पूरे बिहार में खेतों पे काम करने वाला 300 रुपया से कम पर कोई खेत में आदमी नहीं मिलता है। मैंने न्यूनतम हमने बोल दिया, न्यूनतम बोल दिया, ज्यादा लेते हैं लोग। तो सवाल है कि सरकार कह रही है कि हम 220 पर आपको मजदूरी आपको देना पड़ा, हम देते हैं 300 रुपया। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकारें आंख में धूल झोंक रही है किसानों का, कहती है आय बढ़ गया। कैसे आय बढ़ गया? खर्चे को जोड़ने के समय सस्ता वाला और अनाज को बेचने का दाम महंगा वाला जोड़ के दिखाता है। बिहार में कितने लोगों को एमएसपी मिलता है? मात्र 33% लोगों को एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वहां भी 33% लोगों में से
ज्यादातर लोग को खरीदता ही नहीं टैक्स वाला। वो बाजार में से धान खरीद कर चावल बना करके किसान के नाम पे जमा कर देता है। किसान को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे चावल जमा हो गया और कोऑपरेटिव बैंक में फर्जी तरीके से पैसा निकाल लेता है। ऐसा हजारों उदाहरण मैंने सरकार के सामने दिया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक में है, किसान घर में ही सोया रहता है, उसका अंगूठा लगा करके टैक्स वाला और दस्तखत मिला करके टैक्स वाला उसके नाम से पैसा निकाल लेता है और कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के भीतर कहा गया। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। भारत सरकार का RBI का आंकड़े जारी किया है, पिछले 8 साल में 8% किसानों की आय बढ़ी है। कागज में, ओरिजिनल में नहीं। वो 8% का रेट बढ़ा है। करना कितना था? 200%। बढ़ा कितना? 8%। वह भी 8% इसलिए नहीं बढ़ा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपने दाम को जोड़ दिया। वह गन्ना हो, मक्का हो, जूट हो, धान हो, गेहूं हो, उसको आप मिनिमम सपोर्ट तो किसी को मिला है नहीं, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? जब उससे 20% कम मिला पैसा, आप मिला है मुझे 80 रुपया और सरकार कह रहे मिला आपको 100 रुपए। तो आंकड़ों का खेल है, बाजीगरी है। तो आंकड़े जो आंकड़ों में उलझे हुए आदमी इस देश और राज्य के किसान को समझ में नहीं आता कि हम कौन रास्ता अख्तियार करें। वो रास्ता बनता है पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनों जैसा। आप लोग को कमर कसना होगा। वो 13 महीना दिल्ली में बैठे थे। जिस दिन बिहार के किसानों को 13 दिन बैठने की हैसियत पैदा हो जाएगी, बिहार की सरकार कहते हैं वो टेकुआ जैसा सीधा होना। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेकुआ को, रजाई सिलने वाली, वैसा सीधा हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 13 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। यही हमारी समस्या है। मैं शुभकामना देता हूं आए हुए लोगों को कि आपकी संघर्ष की क्षमता बढ़े। किसान मंच को भी शुभकामना देते हैं। साथियों को आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं कि आने वाला वक्त में बक्सर जहां से मैं आया हूं वहां 80 दिन से